नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर अर्थात वायुमंडल। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे वायुमंडल होता क्या है, इसके कार्य कौन कौन से हैं, मतलब फंक्शंस ऑफ एटमॉस्फेयर समझेंगे, परिभाषा समझेंगे, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसेज हैं, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर समझेंगे, और उसके बाद दोस्तों अंत में देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर अर्थात वायुमंडल की संरचना, जो कि हम पढ़ते ही हैं, सोममंडल, समताप मंडल वगैरह। ठीक है, देखो सबसे पहले हम समझेंगे दोस्तों कि एटमॉस्फेयर होता क्या है। एटमॉस्फेयर की डिफिनेशन समझेंगे। एटमॉस्फेयर को हिंदी में हम कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों वायुमंडल, इसे कहा जाता है वायु। अब वायुमंडल है क्या, ये हम समझते हैं। वायुमंडल क्या है, आइए देखते हैं। दोस्तों किसी भी ग्रह के चारों तरफ गैसेस और डस्ट पार्टिकल की जो लेयर होती है उसे वायुमंडल कहा जाता है। किसी भी ग्रह के चारों तरफ जो गैसेस हैं, गैसों का और धूल के कणों का जो आवरण होगा उसे वायुमंडल कहा जाएगा। सिंपल है, जरूरी है, पृष्ठभूमि बनाना जरूरी है, और बहुत बड़ी परिभाषा हम नहीं लिखेंगे। सिंपल सी यहां पर डिफिनेशन हमने क्या लिखी, क्या बोली, ध्यान से यहां पर समझिएगा। ध्यान से यहां पर समझिएगा, क्या समझोगे। a layer a layer of gases and dust particle surrounding any planet called एटमॉस्फेयर। ध्यान से यहां पर समझिएगा, हिंदी में भी लिख देंगे दोस्तों। किसी भी ग्रह के चारों तरफ, किसी भी ग्रह के चारों तरफ। दोस्तों ये टॉपिक क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, ठीक है, दिल्ली पुलिस में, जीडी तक में यहां से बहुत क्वेश्चन मैंने देखे, और ये बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं कठिन सा टॉपिक महसूस होता है एस्पिरेंट्स को, लेकिन इसे मैं बहुत सहज और सरल तरीके से आपको समझाऊंगा, ताकि आप एग्जाम में इस टॉपिक से आने वाले किसी भी क्वेश्चन के प्रति संघर्ष ना करें, उसे सही करके आए, छोड़ना नहीं है ना। तो किसी भी ग्रह के चारों तरफ, ध्यान से यहां पर समझेंगे, किसी भी ग्रह के चारों तरफ गैसों और धूल कणों का आवरण मतलब लेयर, ऊपर लिखा हुआ है आवरण, दोस्तों वायुमंडल कहलाता है। ध्यान रखिएगा, वायुमंडल कहलाता है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि हर एक ग्रह के चारों तरफ वायुमंडल हो यह आवश्यक नहीं है ना। ध्यान रखिएगा, मर्क्यूरी, जैसे हम सौरमंडल जब पढ़ेंगे कि हमारा सन है, सन के बारे में पूरी जानकारी हम लेंगे, फिर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो भी पढ़ेंगे। प्लूटो एक प्लैनेट नहीं है, ड्वार्फ प्लैनेट है, ग्रह नहीं है, बौना ग्रह है, लेकिन दोस्तों उसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो जब पढ़ेंगे तब आएगा कि मर्क्यूरी के पास, बुध के पास वायुमंडल है ही नहीं। क्यों नहीं है, जब टॉपिक आएगा तब समझेंगे। पृथ्वी के पास तो वायुमंडल है, तभी तो यहां पर जीवन संभव है। वायुमंडल दोस्तों पृथ्वी का 3 भागों में हम पढ़ेंगे, ठीक है। पृथ्वी का जो वायुमंडल है कितने भागों में पढ़ेंगे, 3 भागों में पढ़ेंगे।
ध्यान से समझिएगा, एक एक लाइन को समझना है और बहुत मजा आएगा आपको, है ना। पढ़ते रहिए, पेशेंस के साथ पढ़ना है कोई भी टॉपिक। तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो हम 3 भागों में प्यारे विद्यार्थियों देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, देखो पढ़ाने को तो डायरेक्ट मैं आपको पढ़ाने लग जाऊं कि भाई 5 लेयर होती हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, उनकी विशेषता बता दूं, खत्म। लेकिन नहीं दोस्तों, किसी भी टॉपिक की पृष्ठभूमि से अगर आपने पृष्ठभूमि समझ ली, आपकी नींव मजबूत हो गई, बेस आपका स्ट्रांग हो गया, तो बिल्डिंग तो अपने आप बन जाएगी, है कि नहीं। जब हम नदियां पढ़ेंगे तो नदियों के लाभ पढ़ेंगे, भारत में नदियों के प्रकार पढ़ेंगे, विश्व में कितने प्रकार की नदियां हैं, किस प्रकार से डेल्टा बनाती हैं, अलग अलग डेल्टा भी बनते हैं। जब पर्वत पठार पढ़ेंगे तो हम समझेंगे पर्वत क्या होता है, पठार क्या होता है, पहाड़ियां क्या होती हैं, हाईलैंड्स क्या होते हैं, ठीक है, उनमें अंतर क्या होता है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ेंगे, बहुत कुछ होगा दोस्तों। तो पृष्ठभूमि बनाना बहुत जरूरी है। इसीलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वायुमंडल के कार्य क्या क्या है। कार्य मतलब फंक्शंस ऑफ एटमॉस्फेयर। सबसे पहले हम टारगेट करेंगे वायुमंडल के कार्य, मतलब कि यहां पर मैं लिख देता हूं फंक्शंस ऑफ एटमॉस्फेयर, फंक्शंस ऑफ एटमॉस्फेयर। फंक्शंस ऑफ एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है प्यारे विद्यार्थियों, वायुमंडल के कार्य। वायुमंडल के कार्य समझेंगे कौन कौन से कार्य होते हैं, पहले इसको निपटाएंगे अच्छे से, और फिर दोस्तों हम देखेंगे कि हमारा जो वायुमंडल, इसमें तरह तरह की गैसेज हैं। इसमें दोस्तों नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन भी है, O3, आर्गन भी है, जिनॉन भी है, रेडॉन भी है कि नहीं, हाइड्रोजन भी है, हीलियम भी है। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का संगठन, संगठन नहीं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं, संगठन, कंपोजिशन। तो दूसरे भाग में क्या पढ़ेंगे दोस्तों, कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। वायुमंडल, वायुमंडल, वायुमंडल वायुमंडल का संगठन, घा घड़ी वाला है ना, संगठन। तीसरे में क्या पढ़ेंगे भाई, सब पढ़ते हैं जो, वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल, वायुमंडल की संरचना, 5 लेयर पढ़ेंगे, फिर लास्ट में पढ़ेंगे। दोस्तों बड़ा टॉपिक है, एक दिन में ही कंप्लीट नहीं हो सकता, लेकिन जितना भी हो सकता है आज हम अच्छे से कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हमने क्या पढ़ा, वायुमंडल की परिभाषा, किसी भी ग्रह के चारों तरफ गैसों और कणों का जो आवरण है, जो लेयर है दोस्तों, वो एटमॉस्फेयर कहलाता है। 3 भागों में पढ़ना है, पहले भाग से हम शुरुआत कर देते हैं। फंक्शंस ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के कार्य। आइए समझते हैं कि वायुमंडल के कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं। फंक्शंस अर्थात कार्य। तो पहला भाग पढ़ रहे हैं, इसके बाद 2 भाग और हैं, दिमाग में रखिएगा, हमेशा ध्यान रखना पढ़ क्या रहे हो और क्या बचा हुआ है ना, तभी एक कहानी दिमाग में बनेगी। तो वायुमंडल के कार्य प्रमुख रूप से कौन कौन से हैं, आइए दोस्तों हम समझते हैं, है ना, वायुमंडल के कार्यों को समझते हैं। सबसे पहले तो वायुमंडल धरती पे नहीं होता, हमारे प्लैनेट में, प्लैनेट, प्लैनेट अर्थ, नीला ग्रह, अगर यहां वायुमंडल नहीं होता तो क्या जीवन संभव होता। तो पहला तो भैया यही हो गया कि वायुमंडल के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे दोस्तों, यहां पर लिखेंगे लाइफ, लाइफ इज पॉसिबल, लिविंग्स है यहां पे, किसके कारण है, वायुमंडल के कारण। लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ, ऑन अर्थ ड्यू टू
एटमॉस्फेयर, ड्यू टू एटमॉस्फेयर। क्लियर है? तो यहां पर लिखेंगे हम वायुमंडल के कारण ही, वायुमंडल के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। आप कहोगे सर ये तो बहुत ही सिंपल सी बात हो गई, कोई और अच्छी बात बताओ। दोस्तों अच्छी बात बता देता हूं। वायुमंडल उल्का पिंड से हमारी रक्षा करता है। ये सर के ऊपर से निकल गया होगा, सर के नीचे लाएंगे अभी इसको, पहले लिख लेते हैं। दोस्तों क्या लिखेंगे? एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम मेटेरॉइड, मेटेरॉइड या मेटेरॉइड्स। अब मेटेरॉइड्स क्या होते हैं दोस्तों? हिंदी में से उल्का पिंड कहते हैं। पूरी कहानी समझिएगा, पेशेंस रखिएगा। लिख लेते हैं पहले हिंदी में, वायुमंडल, वायुमंडल उल्का पिंड से, उल्का पिंड, वायुमंडल उल्का पिंड से हमारी रक्षा करता है। कैसे करता है? आइए समझते हैं। उल्का पिंड से हमारी रक्षा वायुमंडल कैसे करता है, समझते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जब आप पढ़ते हैं सोलर सिस्टम, अभी हम सोलर सिस्टम नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन सोलर सिस्टम की थोड़ी सी बात हम करेंगे। कैसे करेंगे दोस्तों? सौर मंडल में आप सभी को पता होगा कि हमारा जो मुखिया है वो है सन। सन इज द स्टार, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कहां पे हो, यदि आप दिल्ली, आप कहेंगे कि हम दिल्ली में हैं। दिल्ली कहां है? भारत में है। भारत कहां है? एशिया में है। एशिया कहां है? पृथ्वी पर है। पृथ्वी कहां है? सोलर सिस्टम का पार्ट है। सोलर सिस्टम का मुखिया कौन है भैया? तो आप बोलेंगे सन है। सन क्या है? तारा। हम उसी के चारों तरफ घूमते रहते हैं। अरबों तारों के समूह को गैलेक्सी कहते हैं। हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है। उसी गैलेक्सी में हमारा सन भी है। सन के चारों तरफ हम हैं। ग्रुप ऑफ गैलेक्सी कहलाता है क्लस्टर। हमारे क्लस्टर का नाम वर्गो है। ग्रुप ऑफ क्लस्टर बनता है सुपर क्लस्टर। हमारे सुपर क्लस्टर का नाम है लेनियाकिया। और हाल ही में तो आपको पता होगा कि हमारे इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बेंगलुरु, जिसका हेडक्वार्टर है, वी नारायणन जिसके निदेशक हैं, इसरो ने खोज निकाला हमारी जैसी गैलेक्सी, जिसको नाम दिया गया है अलकनंदा गैलेक्सी। हमसे 12 बिलियन लाइट ईयर दूर है। तो ये सब आएगा, करंट अफेयर्स भी आएगा इसमें। ज्योग्राफी में तो भर भर के करंट अफेयर दोस्तों आते हैं, मजा आ जाएगा पढ़ के। फिलहाल वापस आते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सन है, सूर्य के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करने वाला मर्क्यूरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, फिर दोस्तों जुपिटर है, सैटर्न है, सैटर्न शनि है ना, शनि, फिर दोस्तों अरुण भी है, वरुण भी है, और प्लूटो भी पढ़ना है। भले प्लूटो दोस्तों ड्वार्फ प्लैनेट है 2006 के बाद, प्राग कन्वेंशन के बाद, लेकिन हमें प्लूटो को भी अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। कई बार प्लूटो के मून पूछ लिए जाते हैं। 5 का नाम बताओ कौन कौन से हैं? निक्स, स्टिक्स, हाइड्रा, करबेरोस, शेरॉन, है ना। पढ़ेंगे लेकिन सोलर सिस्टम में पढ़ेंगे। फिलहाल ये है दोस्तों मार्स, ये है जुपिटर। मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में, इनकी कक्षाओं के बीच में छोटी और बड़ी चट्टानों की लेयर पाई जाती है। ये वो चट्टानें हैं दोस्तों अंतरिक्ष में जो ना तो प्लैनेट्स बन पाए, ना ही दोस्तों नेचुरल सैटेलाइट बन पाए, ना तो पृथ्वी बन पाए, पृथ्वी जैसा कोई प्लैनेट, ना ही चंद्रमा जैसा मून बन पाए। ये वही चट्टानें, छोटी भी हैं, बड़ी भी हैं। ये किन दो प्लैनेट्स के बीच में है? तो आप कहेंगे मार्स और जुपिटर के बीच में है। इन्हें कहते हैं एस्टेरॉइड्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? एस्टेरॉइड कहा जाता है, एस्टेरॉइड बेल्ट कह दिया जाता है। एस्टेरॉइड को हिंदी में कहते हैं क्षुद्र ग्रह, और बेल्ट है मतलब श्रृंखला या पेटी। क्षुद्र ग्रह श्रृंखला, एस्टेरॉइड बेल्ट, छोटी बड़ी चट्टानें हैं जुपिटर और मार्स के बीच में। अब दोस्तों मान लो इन्हीं में से कोई चट्टान पृथ्वी की ओर आ जाए,
पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण, तो क्या होगा, ध्यान से यहां पर समझिएगा। ये है अर्थ, हमारा ग्रह, प्लैनेट अर्थ। दोस्तों अब कोई चट्टान आ रही है इस तरीके से पृथ्वी पर टकराने के लिए, तो क्या वो डायरेक्ट पृथ्वी पर टकरा जाएगी? तो आप कहोगे नहीं सर, अभी आपने बताया किसी भी ग्रह के चारों तरफ गैसेस और डस्ट पार्टिकल की जो लेयर होती है उसे वायुमंडल कहा जाता है। तो पहले ये वायुमंडल से टकराएगा, और वायुमंडल में 5 परतें होती हैं, आप देखेंगे 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मिजोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। दोस्तों लास्ट में एक्सोस्फेयर है, बहिर्मंडल है, तापमान बहुत ज्यादा है, गैसेस भी हैं, डस्ट पार्टिकल भी हैं। उसके नीचे आयन मंडल है, उसका तापमान भी बहुत ज्यादा है, उसको थर्मोस्फेयर भी कहा जाता है। और जब कोई चट्टान ऐसे टकराएगी तो घर्षण नहीं होगा क्या, फ्रिक्शन नहीं होगा क्या? जैसे ब्लैक बोर्ड में आप लिखते हो चौक से, चौक छोटी होती जाती है घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण। तो वो चट्टान भी जो टकरा रही है वो एस्टेरॉइड वो तभी तक है जब तक वायुमंडल से उसका टकराव नहीं हुआ है, तब तक वो क्षुद्र ग्रह है। लेकिन जैसे ही हमारे वायुमंडल से वो टकराएगा दोस्तों, अब वो एस्टेरॉइड नहीं, वो मेटेरॉइड बन जाएगा। अब वो क्षुद्र ग्रह नहीं है, वो बन चुका है उल्का पिंड। अब अगर वो छोटा है तो आसमान में ही गायब हो जाएगा, चौक खत्म हो जाएगी। जैसे आप गर्मी के दिनों में छत में लेटे हो, ठीक है, रात में आसमान साफ है, देखते हो ऊपर, तो ऊपर आपको दिखता होगा, अचानक से एक रोशनी आई, माइक्रो सेकंड में गायब हो गई। आप कहते हो शूटिंग स्टार, तारा टूट गया, विश मांगने लगते हो। दोस्तों तारे कभी नहीं टूटते, हमारा तारा सूरज है, टूट गया क्या? तो वो झूठी कहानी है, तारे नहीं टूटते, वही उल्का पिंड है, छोटा था, आसमान में गायब हो गया। हम कहते हैं भूत आ गया, जीव आ गया, जो भी है दोस्तों ये कहानी है। तो तारे कभी नहीं टूटते, तारों का जीवन क्रम होता है, हम पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे यूनिवर्स, है ना, हम बिग बैंग थ्योरी से स्टार्ट करेंगे, सब कुछ बनेगा, मजा आ जाएगा। फिलहाल अब अगर वायुमंडल ना होता तो क्या होता? क्या वो फ्रिक्शन होता? क्या वो घर्षण होता? क्या वो सुरक्षा कवच बन पाता? आंसर है नहीं। तो उल्का पिंड से हमारी रक्षा वायुमंडल ने की या नहीं की? बिल्कुल की। अगर चट्टान बड़ी है तो कई बार धरती में टकराव भी होता है, उल्का पिंड गिरता धरती में। देखेंगे कि लोनार लेक कैसे बनी है महाराष्ट्र की, ठीक है। फिलहाल ये है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, इसीलिए यहां पर मैंने लिख दिया उल्का पिंड से हमारी रक्षा होती है। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों, हमारे वायुमंडल में जलवाष्प होती है, वाटर वेपर होता है। जलवाष्प ना हो तो क्या बादल बनेंगे? नहीं बनेंगे। जलवाष्प कैसे बनती है, बारिश कैसे होती है, वो जलवायु में पढ़ेंगे, लेकिन यहां भी थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। तो पहला यहां पर क्या लिखेंगे? पहला यहां पर लिखा हमने वायुमंडल के कारण ही धरती पर जीवन संभव है, उल्का पिंड से रक्षा होती है। तीसरा जो यहां पर मैं लिखने वाला हूं दोस्तों कि एटमॉस्फेयर contains water vapor that causes rain, है कि नहीं? इसको हिंदी में क्या लिख देंगे? यहां पर लिखेंगे जलवाष्प के कारण ही वर्षा होती है, या वायुमंडल में जलवाष्प वर्षा का कारण बनती है। अब ये वर्षा कैसे होती है, क्या कहानी है, ठीक है, वो तो हम समझेंगे ही। फिलहाल मैं आपको एक मानचित्र के माध्यम से, एक डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं। देखो ये है पृथ्वी। आप एक टॉपिक पढ़ते हो दोस्तों, अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अभी उसका टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम पढ़ेंगे जब इसका समय आएगा। इसे कहते हैं दोस्तों 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं इसको। आप हिंदी में इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इंग्लिश में इक्वेटर भी कहते हैं। ये इक्वेटर हो गई। एक है दोस्तों, यहां पर मैं बना देता हूं आप सभी के लिए,
इसको कहते हैं 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, और इसे कहेंगे 23 डिग्री 30 मिनट साउथ, है ना। लिख देते हैं कितने डिग्री है ये है दोस्तों, यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, क्योंकि उत्तर में है, पढ़ेंगे डिटेल में आगे आएगा। तो ये है 23 डिग्री 30 मिनट साउथ। अब इन्हें कहते क्या है दोस्तों, इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसे कर्क रेखा कहते हैं दोस्तों, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। क्या कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है प्यारे विद्यार्थी, कर्क रेखा। और ये है दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हिंदी में इसे मकर रेखा कहा जाता है। अब कर्क रेखा क्यों कहते हैं, मकर रेखा क्यों कहते हैं, ये भी समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप ये समझो कि अक्षांश यहां से लेके यहां तक होता क्या है कि सनलाइट सीधी पड़ती है। टॉर्च लेके आओ, ठीक है, 21 जून को यहां सूरज सीधा चमकता है, 21 मार्च को, और 23 सितंबर को यहां चमकता है सीधा, फिर 22 दिसंबर को यहां सीधा चमकता है। तो कुल मिला के अभी के लिए इतना जानो कि यदि आप टॉर्च लेके आए हो तो लाइट आपको यहीं पे दिखानी है, इसी एरिया में आपको सीधी लाइट दिखानी है, इसी एरिया में सनलाइट सीधी चमकती है। यही एरिया तो गर्म एरिया होगा, हाई टेम्परेचर वाला, इसीलिए इसको कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ट्रॉपिकल जोन ही तो होगा। कौन सा जोन, ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है। अब ट्रॉपिकल जोन में दोस्तों हिंदी में कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, डिटेल में समझाऊंगा। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, हाई टेम्परेचर होता है ना। तो यहां पर जो टेम्परेचर होगा, जो तापमान होगा, वो हमेशा क्या होता है, ज्यादा। तापमान क्या होता है, ज्यादा। तापमान ज्यादा होने के कारण दबाव क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, समझते हैं। मान लो कि गर्मी का सीजन है, मई का महीना है, और दोपहर के 2 बजे आप आसमान के नीचे खड़े हो, हाई टेम्परेचर होगा कि नहीं होगा। भाई गर्मी होती है मई में कि नहीं होती। बचपन में हम पढ़ते भी थे कि मार्च से सूरज भगवान अपनी टॉर्च में पुराने सेल निकाल के निप्पो के नए सेल डाल देते हैं, पढ़ते हो ना। तेज हुई सूरज की टार्च, महुआ से महका है मार्च, गांव गली तपते खपरेल, आग लगाता है अप्रैल, लाए धूल पसीना रे, मारे मई महीना रे, तेज बड़े लू के नाखून, जान बचाओ आया जून, वर्षा लेकर आई है कितनी सुखद जुलाई है, नाचे मयूरा होकर मस्त, आया झूले लिए अगस्त। पढ़ते हो ना, पढ़ाऊंगा क्लाइमेटोलॉजी में, जब हम भारत की जलवायु पढ़ेंगे ये गीत को सिद्ध करूंगा, प्रूफ करूंगा। अभी के लिए मई का महीना है, खुले आसमान के नीचे आप खड़े हैं। अब खुले आसमान के नीचे आप खड़े हो, हाई टेम्परेचर है कि नहीं है, और हमारे आसपास हवा होती है कि नहीं होती, बिल्कुल होती है। हवा का दबाव भी हमारे ऊपर होता है। हवा का दबाव हमारे ऊपर नहीं होता, क्या होता है, उसे वायुमंडलीय दबाव कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अब आप खुद सोचो, हवा में यदि नमी ज्यादा है, मॉइस्चर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो हमारे ऊपर दबाव भी ज्यादा होगा। क्योंकि मान लो आपने एक बाल्टी सर पे रखी है, बाल्टी में पानी भरा है, दबाव ज्यादा होगा, और किसी ने वो पानी निकाल लिया, दबाव कम हो गया, प्रेशर कम हो गया, प्रेशर रिलीज हो गया, सही है ना। तो हाई टेम्परेचर है, सूरज चमक रहा भयंकर, तो हवा से नमी कौन खींचेगा, सूरज। हाई टेम्परेचर के कारण हवा से नमी खींच ली जाएगी। बचपन में आपने ग्लूकॉन डी का ऐड देखा होगा कि सूरज भगवान ने स्ट्रॉ लगा के हमारा पूरा पानी निकाल लिया, इंस्टेंट एनर्जी के लिए पिए ग्लूकॉन डी, देखा है। तो भैया हाई टेम्परेचर के कारण हवा से नमी कौन खींच रहा है, सूरज। मान लो इस घटना को कहते हैं वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण, इवेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं, इवेपोराइजेशन। तो भैया जहां पर तापमान ज्यादा होगा वहां वाष्पीकरण भी ज्यादा होगा, बादल भी ज्यादा बनेंगे, रेनफॉल भी ज्यादा होगी, घने जंगल पाए जाते हैं, और दोस्तों जीव जंतु भी ज्यादा होंगे। तो हाई टेम्परेचर कहां पे है, ट्रॉपिकल जोन में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है दोस्तों। तो यहीं पर आपको बादल सबसे ज्यादा मिलेंगे, मतलब यहां पर जलवाष्प की मात्रा, वाटर वेपर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। बात समझ में आई।
यहां पर तापमान ज्यादा, वाटर वेपर भी ज्यादा। लेकिन जैसे आप इक्वेटर से दूर जाओगे, चाहे नॉर्थ में चाहे साउथ में जाओ, ठीक है, यहां पर क्या होगा, यहां पर लो टेम्परेचर के कारण वाटर वेपर भी क्या होगा, जलवाष्प की मात्रा क्या होगी, कम। जलवाष्प यहां पर क्या होगी, कम। सही है, यहां भी कम, क्योंकि यहां पर तापमान क्या है, कम है, तो जलवाष्प की मात्रा भी क्या होगी, कम। लेकिन ट्रॉपिकल जोन में दोस्तों यहां पे क्या होगा, जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी। ठीक है, जलवाष्प यहां पर वाटर वेपर क्या होगा, ज्यादा। बात समझ में आई? तो कई बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आते हैं मेंस में। अब तो भैया 3 नंबर फ्री के देगा नहीं आपको, तो 3 नंबर के क्वेश्चन में, मेंस में, जीएस के क्वेश्चन में दोस्तों स्टेटमेंट्स आती हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कभी कराऊंगा तब आपको पता चलेगा कि इक्वेटर से दूर जाने पर वाटर वेपर कम होगा कि ज्यादा होगा। भैया कम होगा। इक्वेटर की तरफ जाने में ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। वही मैंने यहां पर लिखा है, एटमॉस्फेयर कंटेन्स वाटर वेपर दैट कॉजेज रेन। वायुमंडल में जलवाष्प वर्षा का कारण बनती है। भूमध्य रेखा पर तापमान ज्यादा, जलवाष्प भी ज्यादा। भूमध्य रेखा से इक्वेटर से दूर जाने पर जलवाष्प की मात्रा कम, क्योंकि टेम्परेचर भी कम। चौथा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दोस्तों आपको यहां पर पॉइंट मिलेगा, ध्यान से यहां पर देखना, ओजोन। ओजोन जानते हैं ना, O3, समझाता हूं। ओजोन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम यूवी रेज। ओजोन गैस पाई जाती है वायुमंडल में जो हमें पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, जो हमारी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों से, पराबैंगनी किरणों से, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। कैसे रक्षा करती है, ध्यान से देखिएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा दोस्तों, है ना। मान लो कि सोनू पढ़ रहा है कैरियरविल में, बढ़िया संस्था में पढ़ रहा है, उसको सर लोग पढ़ा रहे हैं बेहतरीन। लेकिन दोस्तों अगर उसके तक पराबैंगनी किरणें आ गई तो उसके स्किन में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या वो इंस्पेक्टर बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो उसकी रक्षा कौन करेगा, ओजोन लेयर करती है। ओजोन लेयर क्या होती है, ध्यान से यहां पर समझिएगा, बाकी सब तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर क्या देखेंगे, आपने बचपन में पढ़ा होगा दोस्तों कि जो सनलाइट आती है, जैसे ये आई सनलाइट, है ना, सूर्य की किरण कब आएगी, दिन में आएगी, रात में आएगी दिन में आएगी, सीधी सी बात है। तो ये है दोस्तों सनलाइट, ध्यान से समझना ये कॉन्सेप्ट। मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से रक्षा करती है ना, ओजोन यूवी रेस से। सनलाइट आती है, बचपन में हम पढ़ते थे कि सूर्य की किरण में 7 कलर होते हैं। पढ़ते थे सनलाइट में कितने, 7 अलग अलग कलर होते हैं, है कि नहीं। कौन कौन से कलर होते हैं याद करते थे, तो हम बोलते थे विबग्योर। क्या बोलते थे प्यारे विद्यार्थी, विबग्योर, विबग्योर कहते थे, विबग्योर। हिंदी मीडियम वालों क्या बोलते थे, बैजानी हपी नाला। क्या बोलते थे, बैजानी। ध्यान से देखो, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, बैजानी हपी नाला, है ना। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, 7 कलर होते हैं दोस्तों। इसमें से अब वेवलेंथ का मामला है, तरंग दैर्ध्य किसी की ज्यादा किसी की कम, वो तो हम बाद में चर्चा कर ही लेंगे। फिलहाल इतना जानो कि जो वायलेट है ना, वायलेट में दोस्तों अल्ट्रा वायलेट किरणें भी धरती तक पहुंचती हैं, अल्ट्रा वायलेट। अब जो अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं इनको पराबैंगनी कहते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, पराबैंगनी किरणें कहते हैं। ठीक है, अब यही पराबैंगनी किरणें क्या कहलाती हैं इंग्लिश में, शॉर्टकट में, यूवी रेज। यूवी रेज अगर धरती तक पहुंच गई, और सोनू पढ़ रहा है दोस्तों संस्था में, बढ़िया इंस्पेक्टर बनना चाहता है, उसके स्किन पर अगर ये पड़ेंगी, भैया उसको स्किन कैंसर भी हो सकता है, इंस्पेक्टर कैसे बनेगा फिर वो। इसीलिए क्या होता है कि बचाव के लिए ओजोन बीच में आती है। ध्यान से देखो, मान लो कि ये वाली जो लेयर है ये यूवी लेयर है, आ रही है हमको मारने के लिए, क्षतिग्रस्त करने के लिए।
आ रही हैं यूवी रेज, है ना, इनके साथ में यूवी लिख देता हूं। ये देखो यहां पर क्या लिखा, यूवी, यहां पर क्या लिखा, यूवी, ये लिखा हमने यूवी। अब ये कहां आ रही है, धरती पर ये पहुंचना चाहती हैं। कहां पर, धरती पर। अब ये धरती पर पहुंचना चाहती हैं, यहीं पर बेचारा सोनू बैठा हुआ है ना, ये क्या है, अर्थ, है ना, ये क्या है, अर्थ। धरती पर आ रही है और यहां पर सोनू बैठ के पढ़ाई कर रहा है। दोस्तों हमारे वायुमंडल में 5 परतें होती हैं, आपको मैंने अभी बताया, समझाऊंगा भी सबके बारे में डिटेल में। कहां पर वायुयान, है ना, वायुयान चालक उड़ाना चाहता है, कौन सी ठंडी परत होती है, कहां पे मौसम संबंधी गतिविधियां होती हैं, वो तो हम पढ़ ही लेंगे। अपलेटन बार्नेट लेयर कौन सी होती है, कीनली हैवी साइड लेयर क्या होती है, सब देखेंगे। फिलहाल हम क्षोभ मंडल में हैं, हम लोग ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है। हमारे क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर समताप मंडल होता है, स्ट्रेटोस्फेयर होता है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर में ही पाई जाती है ओजोन लेयर। आप पूछोगे सर कितने किलोमीटर, भैया अभी हम 0 किलोमीटर में हैं। यदि आप 15 किलोमीटर ऊपर पहुंच जाओ, 15 किलोमीटर ऊपर, और 15 से 35 के बीच में देखोगे तो वहां पर ओजोन लेयर पाई जाती है। 15 से 35 के बीच में क्या पाई जाती है, ओजोन लेयर पाई जाती है, ऐसे, ये देखो। तो ये प्यारे विद्यार्थियों क्या है, यहां पर ओजोन लेयर है। अब कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर, 15 किलोमीटर ऊपर गए हो, 15 से कहां तक, 35 किलोमीटर तक आपको जाना है, 15 से 35, है ना। यही है दोस्तों क्या, यही है ओजोन लेयर। कौन सी लेयर है ये प्यारे दोस्तों, यही है ओजोन लेयर। कौन सी लेयर है ये, ओजोन लेयर है। ये हमारी रक्षा करती है दोस्तों, ये हमारी क्या करती है, रक्षा। यहां पे लिख दूं, यहां पर मैं लिख दूंगा, यही है ओजोन, यही है प्यारे विद्यार्थियों ओजोन लेयर, है ना, ये ओजोन लेयर है। अब देखो यूवी को मान लो रावण का तीर आ रहा है, तो राम जी का तीर तो जरूरी है ना। रामानंद सागर जी की रामायण में आपने देखा होगा कि रावण का तीर आया, इस तरीके से राम भगवान का तीर आया, दोनों में युद्ध हुआ, ऐसे होता है, फिर रावण का तीर गायब हो गया। तो भैया यूवी रेज आ रही हैं, मतलब रावण का तीर आ रहा है। और दोस्तों इसको रोकने के लिए O3 यहां पर है, ये देखो, इसको रोकने के लिए कौन है, O3। अब देखो दोनों में युद्ध होगा, कब होगा, दिन के समय होगा। भाई लाइट कब आएगी, लाइट, सनलाइट धरती पर कब आएगी, डे टाइम में, दिन के समय आएगी। तो जैसे ही दोनों में युद्ध हुआ, यूवी खत्म, राम जी के तीर ने रावण के तीर को समाप्त कर दिया दोस्तों। तो क्या यूवी सोनू तक पहुंच पाएगी, नहीं पहुंच पाएगी, राम भगवान के तीर ने खत्म कर दिया उसको, O3 ने समाप्त कर दिया दिन के समय, है ना। लेकिन दोस्तों O3 को भी थोड़ा बहुत नुकसान होता है। O3 का क्या नुकसान होता है, O3 भैया 2 भागों में टूट जाता है। कितने भागों में टूट जाता है, 2 भागों में, एक O2 ऑक्सीजन और एक नवजात ऑक्सीजन, दिन के समय। लेकिन रात के समय क्या होता है, दोनों, रात के समय दोस्तों दोनों फिर से एक हो जाते हैं, और फिर से क्या बन जाती है दोस्तों, ये मिल जाते हैं, तो फिर से O3 बन जाती है, और फिर सुबह लड़ने के लिए तैयार है। बढ़िया काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी रक्षा हो रही है। लेकिन हम लोग क्या है, इंसान सबसे बड़ा जानवर, आप सभी को पता है। इंसान क्या चलाता है, एयर कंडीशनर, इंसान चलाता है फ्रिज, है कि नहीं। इससे कौन सी गैस निकलती है बेटा, इससे गैस निकलती है CFC। कौन सी गैस निकलती है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मिश्रण है ये, क्लोरीन का, फ्लोरीन का, कार्बन का, यौगिक आप कह सकते हैं। क्लियर। अब दोस्तों होता क्या है, ये जो CFC है, मान लो अभी AC चल रही है और CFC निकली, तो ये खतरनाक नहीं है, ये खतरनाक नहीं है। कब तक, जब तक ये टूटती नहीं है। क्लोरीन अलग हो जाए, फ्लोरीन अलग हो जाए, कार्बन अलग हो जाए, अगर ये टूट गई तब ये खतरनाक है। और इसमें भी सबसे खतरनाक है क्लोरीन। तो ये टूटती कब है सर, ये टूटती है -50, -60 डिग्री टेम्परेचर में। क्या यहां पर -50, -60 है, नहीं है। लेकिन दोस्तों हम सभी कहां हैं, क्षोभ मंडल में है, ट्रोपोस्फेयर में है। इसकी खास बात क्या होती है, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। जैसे खूब गर्मी पड़ रही है तो आप अपने दोस्तों से क्या बोलते हो, चलो यार किसी हिल स्टेशन चलें। हिल स्टेशन कहां होता है, ऊंचाई पे। क्यों जाना चाहते हो, गर्मी से राहत के लिए, ठंडक होगी वहां। तो क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, ध्यान रखना।
क्लियर? कैसे घटता है? मान लो हम 0 किलोमीटर पे खड़े हैं, 165 मीटर ऊपर जाओगे 1 डिग्री तापमान कम हो जाएगा। मतलब यहां पे अगर 25 डिग्री तापमान है तो 165 मीटर ऊपर 24 डिग्री होगा। तो 1000 मीटर ऊपर 6.5 डिग्री तापमान कम हो जाएगा। फिर और ऊपर जाओ, देखो मैथ्स है, अगर आप समझ पाए, है ना, ध्यान से यहां पर समझिएगा। तो 165 मीटर यदि हम ऊपर गए, कितने डिग्री तापमान कम हुआ? 1 डिग्री तापमान कम हुआ, सही है। 1000 मीटर अगर हम ऊपर गए, कितने डिग्री तापमान कम होगा? मैथ्स लगा लो, तो आप कहोगे सर 6.5 डिग्री तापमान कम हो जाएगा 1000 मीटर ऊपर जाने में, 1 किलोमीटर कुल मिला के ऊपर जाने में। तो अगर हम 15 किलोमीटर ऊपर गए तो कितने डिग्री तापमान कम होगा? 15 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, कितना आ जाएगा? सोचो, अगर मेरी मैथ सही है ना, मैंने मैथ्स में कोई अपना खतरनाक मामला नहीं है, फिर भी लगभग 97.5 डिग्री तापमान 15 किलोमीटर ऊपर कम हो जाएगा। यहां 25 है, ऊपर कितना होगा? -50 -60 पहुंच गए। और 15 किलोमीटर के पास ही तो क्या है? ओजोन लेयर। शुरुआत ही होती है 15 किलोमीटर, 15 से ऊपर और टेम्परेचर कम होगा। तो यहां पे अगर सीएफसी पहुंच गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और दोस्तों पहुंचेगी, बिल्कुल पहुंचेगी यहां पर सीएफसी, ध्यान रखिएगा। देखिए कैसे, जब यहां पर सीएफसी पहुंचेगी तो टूटेगी, किसमें टूटेगी? क्लोरीन में। किसमें टूटेगी? क्लोरीन में टूटेगी, ध्यान रखिएगा, है ना। काहे में टूटेगी? क्लोरीन में। फिर आप कहोगे सर फ्लोरीन में भी टूटेगी। और काहे में टूटेगी? कार्बन में भी टूटेगी, है ना, टूटेगी 3 भागों में। अब इस क्लोरीन को ध्यान से समझिएगा, ये जो क्लोरीन है इसको शॉर्टकट में Cl लिखते हैं। ये Cl क्या करेगा? दिन के समय O2 और O में टूटा था, U भी तो गायब हो गया था, 2 भागों में टूटा था, इसके पास पहुंचेगा Cl। तो Cl क्या करेगा? Cl O को उठा ले जाएगा और क्या बना देगा? ClO बना दिया। फिर दोस्तों ये भी तो टूटे होंगे 2 भागों में, तो फिर ये ClO जाएगा, एक और O को उठा लाएगा, ClO प्लस O क्या बन जाएगा? Cl प्लस O2 हो जाएगा। बात समझ में आई? Cl प्लस O2। तो कुल मिला के जब ये O नहीं मिलेगा O2 को, तो क्या रात के समय O3 बनेगी? तो भैया ये जो ओजोन लेयर है ये धीरे धीरे नष्ट नहीं होगी क्या? ये ओजोन लेयर धीरे धीरे ऐसे नष्ट हो जाएगी। और यही ओजोन छिद्र देखा था 1985 में गार्डिनर और फॉरमैन नाम के 2 भूवैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के ऊपर। इसीलिए बाद में 16 सितंबर 1987 को ओजोन सम्मेलन हुआ था मॉन्ट्रियल शहर कनाडा में, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे। डिटेल में बात करेंगे अगली क्लास में, बहुत मजा आने वाला है। अभी तो एक ही भाग हमने कंप्लीट किया है, कौन सा? हमने पढ़ा है वायुमंडल के कार्य। अभी तो संरचना बची है, अभी तो संगठन बचा है ना। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, सारी गैसेस पढ़ेंगे, सारे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की जय।